गुड इवनिंग सभी को। आज हम लोग गणित की कक्षा प्रारंभ करेंगे। देखिए, ये मेरा जो यूट्यूब चैनल है डेली प्रैक्टिस, जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ। जो पारा शिक्षक आंगन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या जेटेट की तैयारी कर रहे हैं या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिससे मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, ठीक है। तो उन सब के लिए जो है आज का वीडियो खास होगा ही। साथ ही आप लोग जान लें कि ये जो डेली प्रैक्टिस यूट्यूब चैनल है उसके अंतर्गत लाइव क्लासेस भी चलाई जाती है। तो जिसके लिए जो क्लास में ज्वाइन करना चाहते हैं उसके लिए मात्र 1000 रुपया फीस है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और इसी में अन्य ग्रुप भी चलता है ना, एजुकेशनल ग्रुप भी है। इसमें फ़ोन पे भी चलता है जिस पर आप फी भर सकते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन। बाकी किसी और व्यवस्था नहीं है, केवल फ़ोन पे थ्रू आप लोग फी पेड कर सकते हैं। दूसरा मोबाइल नंबर है जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और बात कर सकते हैं, इससे संबंधित जानकारी आप ले सकते हैं, है ना। मैं जितने भी वीडियो बनाता हूँ वो यदि आपको अच्छा लगता है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और अच्छा लगे तो लाइक करिए और दोस्तों के पास शेयर करिए। कुछ अच्छा या खराब लगे तो उस पर भी कमेंट किया कीजिए, ठीक है। चलिए, यहाँ पे जो सुविधाएं हैं, लाइव क्लासेस है, प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगी बराबर, मंथली टेस्ट होगा और डिजिटल नोट्स जब एग्जाम का टाइम करीब हो जाएगा, जब जरूरी पड़ेगा जिनको, उसके लिए। बाकी विषय में हिंदी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, गणित, पर्यावरण अध्ययन, जीएस, है ना, जनरल स्टडीज का भी होता है, साइंस का भी होता है ना, साइंस का भी इसमें अध्ययन कराया जाता है। और खोरठा भी पढ़ाई होती है, जो क्षेत्रीय भाषा है जिसको जेटेट में पूछा जाएगा। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, कभी हाल ही में अखबार में आया है कि बहुत जल्द जो है 2022 में परीक्षा होगी, जिसके लिए आप लोग तैयार रहें, अभी से ही तैयार रहें, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम लोग जानते हैं गणित। गणित में आज हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक यानी लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक के बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। ये एक छोटा सा पाठ है लेकिन बराबर परीक्षा में पूछा जाता है। इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे, है ना, और बढ़िया से जानेंगे, बारीकी से जानेंगे। लघुत्तम समापवर्तक जिसको एलसीएम शॉर्टकट में बोलता है, ल स भी हिंदी में लिखता है, लघुत्तम समापवर्त, एलसीएम। एलसीएम क्या है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, इसी को बोल दिया है एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त। किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त वह छोटी से छोटी संख्या है जो उन संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणज है, ठीक है। यानी दो या दो से अधिक संख्या आपको दी रहेगी और उसमें से सबसे छोटी संख्या, ऐसी संख्या को निकालना पड़ता है जो सबों से भागा जाता है, ठीक है। और उन संख्याओं का जो उभयनिष्ठ जो गुणज होता है उसी को कहते हैं लघुत्तम समापवर्त। जैसे यहाँ पे देखिए 6 और 8 का लसा, ठीक है। जैसे 6 का यदि हम गुणज निकालेंगे तो 6 का गुणज यानी 6 जो है, 6 का जो गुणज है यानी कि क्या क्या गुणज हो सकता है 6 का। जैसे 1 से यदि हम इसको गुणा करें तो 6 कम 6, 2 से करें तो 12, है ना। इस तरह से बढ़ते जाएगा, 3 से 18 और 24, 30, 36, 42, 48, ठीक है। इस तरह से जितना आगे जाएगा बढ़ते चला जाएगा, है। हम लोग पहाड़ा के रूप में भी ले सकते हैं, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, इस तरह से करके बढ़ते चले जा सकते हैं हम लोग। इसी तरह 8 का भी हम जाएं तो 8 के भी जो गुणज होंगे, 8 से 16, 24, 32, है ना, 40, 48, इस तरह से रेगुलरली बढ़ सकते हैं। 8 से 16, 8 से 24, 8 से 32, 8 से 40, 8 से 48, इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि 1 से गुना करेंगे 8 होगा, 2 से करेंगे 16 होगा, 3 से करेंगे 24 होगा। बने लगातार जो संख्याओं से यदि हम गुना करते जाएं तो ये आगे बढ़ते जाएगा, जो उसका गुणज होगा। तो ये 8 का गुणज हो गया, है ना। इसे डाउन नहीं जा सकते हैं क्योंकि 8 के गुणज के बारे में कहा जा रहा है। 6 के गुणज कहेगा तो 6 से आगे बढ़ेंगे, 6 से ऊपर, ठीक है। तो ये 6 और 8 का जब हम लोग को लघुत्तम निकालेंगे गुणनखंड विधि से, तो ये हमारा 6 का गुणज और 8 का गुणज, इसमें से जो उभयनिष्ठ गुणज होगा, उभयनिष्ठ गुणज कहने का मतलब है कि दोनों गुणजों में से देखेंगे कि कौन कौन से गुणज जो हैं मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम लोग गौर से देखेंगे तो एक 24 जो है
ये 24, 24 दोनों जगह है। सबसे छोटा ये 24 मैच कर रहा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये 48 मैच कर रहा है, ठीक है। बाकी और कोई नहीं कर रहा है। इधर आगे बढ़ेंगे तो और आगे कर सकता है, लेकिन इसमें क्या है कि सबसे छोटी जो गुणज होता है ना, इनमें जो है, इनमें सबसे छोटा जो गुणज है 24 है। सबसे छोटा गुणज कौन है? उभयनिष्ठ गुणज 24 है, ठीक है। जो 6 और 8 का लस होगा, ये 6 और 8 का ही लस होगा। जैसे ये 24 जो है, ये 24 दोनों मैच कर रहा है, ये 48 दोनों मैच कर रहा है। इधर और भी आगे जाके मैच करेगा, आगे जब बढ़ेंगे तो जो भी अंक करेगा ये उभयनिष्ठ गुणज कहलाता है। और उभयनिष्ठ गुणज में सबसे छोटा जो गुणज होता है, उभयनिष्ठ गुणज, कौन सा गुणज? उभयनिष्ठ गुणज। सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज जो होता है वही संख्याओं का लस होता है, लघुत्तम समापवर्तक होता है, ठीक है। इसलिए इसको कहा गया है लिस्ट कोमल मल्टीपल, यानी सबसे छोटा गुणज। सबसे छोटा गुणज 24 है। ये हो गया हम लोग गुणनखंड विधि से, है ना। इसको हम लोग निकालते हैं इस टाइप से। तो इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, आगे अभी और जानेंगे तो समझ में आ जाएगा, प्लस और भी विस्तार से जानेंगे। इसको अभी लीजिए, ले लिए। आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरह हम लोग जानेंगे, अगर यही जो एलसीएम था उसका भाग विधि से यदि हम लोग सीखेंगे तो 6 और 8 जिस अंक से भागा जाएगा, सबसे पहले छोटी छोटी अंक देखेंगे, छोटी छोटी संख्या को देखेंगे जिससे वो भागा जा सकता है। जैसे 2 से देखेंगे तो 2 तिया 6, 2 चौके 8। दोनों संख्याएं कम से कम जानी चाहिए। अगर 3 संख्या रहेगी, 3 संख्या में से भी 2 संख्या कम से कम जानी चाहिए, तब भागा दिया जाता है। यदि नहीं किसी संख्या से दोनों जाता है तब फिर डायरेक्ट जितनी संख्या है उसको गुना किया जाता है। तो यहाँ एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा कि 2 इंटू 3 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा? 2 तिया 6 और 6 चौके 24। तो ये एलसीएम कितना हो गया? 24 आंसर हो गया। पीछे हम लोग जो गुणनखंड विधि से निकाले थे उसमें भी मेरा 24 आया था, इसमें भी मेरा 24 आ रहा है, यानी कि ये सेम है। तो भाग विधि हम लोग ज़्यादातर बनाते हैं, भाग विधि क्योंकि आसान हो जाता है भाग देने में। उसमें गुणज में थोड़ा गुणनखंड करने मिस्टेक भी हो सकता है ना। लेकिन जो जिनको आदत है वो उसमें भी बहुत जल्द बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि 3, 6, 9 का लस ज्ञात करें। इसको हम लोग लघुत्तम समापवर्त किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आप दोनों विधि से ज्ञात कर सकते हैं। यदि गुणज 3 का गुणज की बात करें हम लोग, 3 का गुणज यदि बात करें तो हम लोग का क्या होगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छः 18, 21, 3 आठे 24, 3 नौ 27। इस तरह से ये बढ़ते चला जाएगा। 6 का गुणज का यदि हम बात करें तो 6 का भी इसी तरह हम लोग पढ़ सकते हैं। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पचे 30, 6 छः 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 नौ 54। इस तरह से आगे बढ़ सकता है ना। 9 का गुणज का यदि हम लोग बात करें तो आगे बढ़ते हैं पहाड़ा के पढ़ने की जैसा। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पचे 45, 9 छः 54, 9 सात 63, 9 आठे 72, है ना। इस तरह से लगातार आप जितना जा सकते हैं जा सकते हैं। अब इसमें देखना है ये है कि इसमें से उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है, उभयनिष्ठ गुणज कौन सा है, गुणन, है ना। गुणज, ये तीनों का उभयनिष्ठ गुणज कौन सा यहाँ मैच कर रहा है? देखिए यदि गौर करें तो 3 में नहीं है, सब में 6 नहीं है, 9 नहीं है, 12 नहीं है। तीनों में होना चाहिए, 2 जगह तो है इसमें नहीं है। 18 तीनों जगह, 1 2 3 जगह, ये जो 18 है ये तीनों जगह मैच कर रहा है। यानी यहाँ से लेकर के ये जो 18 है ये तीनों जगह पे है। यानी पहले तो 18 होगा, फिर उसके बाद यदि कोई संख्या आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो ये जो मेरा 18 है ना, ये 3, 6, 9 का जो है लस बराबर 18 हो जाएगा। अगर कोई संख्या और इधर आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो ये 18 जो है मेरा
3 6 9 का लसा हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग भाग विधि से भी जांच कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा मार लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं, इधर देखते हैं भाग विधि से कि 18 आता है या नहीं आता है। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। देखिए इसको हम लोग जांच करते हैं भाग विधि से। 3 अंक का है इसलिए 3 से जाएगा ये, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। इसके बाद सब अलग अलग सा है, नहीं जाएगा, तो सीधे हम लोग लिख सकते हैं एलसीएम इक्वल टू 3 इंटू, एक को गुना करेंगे तो कितनों को, तो एक ही होगा इसलिए एक को नहीं करेंगे, बाकी 2 और 3 को गुना कर देते हैं, 3 दूनी 6 और 6 तिया 18। तो इसमें भी मेरा एलसीएम कितना आ गया, 18 आ गया भाग विधि से। ठीक है, तो ये दोनों विधि को आपने जाना लघुत्तम समापवर्तक निकालने का, एक आपका गुणज वाला विधि, दूसरा आप भाग वाला विधि। एक और फैक्टर है कि यहाँ पे हम लोग गुणज और गुणनखंड दो अलग अलग चीजें हैं, तो इसको थोड़ा सा हम लोग अभी जान लेंगे, है ना। इसको ले लिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे जगह है इसलिए हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि गुणज क्या है और गुणनखंड क्या है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम अगर निकालते हैं 12 का गुणज, तो 12 का गुणज यदि हम निकालेंगे तो हम 12 का शुरू करते हैं, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, माने इस तरह से जिससे वो गुणा होते जाएगा वो आगे बढ़ते चला जाएगा। लेकिन यदि 12 का गुणनखंड हमको निकालना रहेगा तो हम क्या करेंगे, 12 का गुणनखंड करेंगे तो 4 तिया 12, इसको खंड कर दिए हम लोग। इसको और खंड करना चाहे तो 2 गुने 2, 2 दूनी 4 तिया 12, ये हो गया मेन 12 का गुणनखंड। यानी हम लोग इसको खंड कर दिए, टुकड़ा कर दिए छोटा से छोटा संख्या में, ये हो गया गुणनखंड। और 12 के जितने गुणज होंगे, मतलब 12 से जितना गुना हो सकता है, एक गुना होगा तो 12 होगा, 2 गुना करेंगे तो 24 होगा, 3 गुना करेंगे तो 36 होगा, 4 गुना करेंगे तो 48 होगा। जो गुना हो रहा है वो गुणज हो गया, और जो संख्या भागा हो रहा है वो गुणनखंड हो गया। ठीक है, इसमें गुना हो रहा है, इसमें भागा हो रहा है, इतने अंतर है गज और गुणनखंड में। तो जब भी हम लोग लसन निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे, तो हम लोग गुणज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, गुणज। लेकिन महत्तम समापवर्तक की जब हम बात करें, यहाँ पे आइए देखते हैं, अब महत्तम समापवर्तक के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग गुणनखंड निकालते हैं, और गुणनखंड निकालने के बाद उसका जो है हम लोग एक उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालते हैं, और उसमें से जो हायर जो होता है फैक्टर, यानी हायर जो गुणनखंड होता है उच्च वाला, उसको हम लोग HCF कहते हैं। तो चलिए यहाँ इसकी परिभाषा को जान लेते हैं। महत्तम समापवर्तक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं HCF, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF, H फॉर हाईएस्ट, C फॉर कॉमन और F फॉर फैक्टर, इसी को बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। और शॉर्ट में हिंदी में लिखते हैं मॉस। ठीक है, देखिए इसका परिभाषा, दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है। देखिए लघुत्तम समापवर्तक क्या था, छोटी छोटी संख्या की बात कर रहा था, कि वह छोटी से छोटी संख्या, जिसमें से नहीं, देखे कि जब हम लोग गुणज निकाले, उभयनिष्ठ गुणज, तो सबसे छोटी जो संख्या थी उसको हमने लस में लिया था। अब ये मस में अभी हम लोग देखेंगे कि उभयनिष्ठ गुणनखंड जो निकलेगा उसमें से जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही महत्तम समापवर्तक। महत्तम माने बड़ा और लघुत्तम माने छोटा। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी संख्या है जो उन संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जैसे 24, 36 और 48 का मौसा देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं। 24 के गुणनखंड, ठीक है, तो 24 का गुणनखंड क्या होगा, 24 का खंड यदि हम लोग करेंगे तो ये 1 से भी भागा जाएगा, 2 से भी भागा जाएगा, है ना, 12 दूनी 24 होता है। ये 3 से भी भागा जाएगा, 4 से भी जाएगा, 6 चौकी 24 होता है, 6 से भी भागा जाएगा, 6 चौकी 24 होता है, 12 दूनी 24 होता है, और 24 से भी 24 भागा जाता है। यानी ये गुणनखंड हो रहा है, यानी भाग हो रहा है। हमने क्या बताया, गुणज जो होता है वो गुना वाली संख्या है, और गुणनखंड जो संख्याएं हैं वो भागा वाली संख्या है। यानी इस संख्या
ये जो संख्या है इन सब से भागा चली जाएगी। ठीक है। 36 के इसी तरह 36 के जो गुणनखंड है वो एक से भी ये जाएगा, है ना, 2 से भी जाएगा, जैसे 18 दूनी 36 होता है ना, 3 से भी जाएगा, 12 तिया 36 होता है, 4 से भी जाएगा, 9 चौके 36 होता है, 6 से भी जाएगा, 6 छक 36 होता है। ठीक है। 9 से भी आता है, 9 चौके 36, 12 तिया 36, 18 दूनी 36 और 36 से कम 36। तो ये इसका गुणनखंड हो गया। इसी तरह 48 की गुणनखंड भी 1 से चला जाएगा, है ना, 2 से जाएगा, 24 दूनी 48 हो जाता है ना, 12 चौके 48 होता है, 6 से भी आपका ये जाएगा, 8 छक 48 होता है। ठीक है। 8 से भी जाएगा, 8 छक 12 चौके 48 होता है, 16 तिया 48 होता है, 24 दूनी 48 होता है और 48 से कम भी 48 होता है। इन सब संख्याओं से जाएगा। अब इसमें से हम लोग देखेंगे, इसमें से देखेंगे जो मैच कर रहा है उभयनिष्ठ गुणनखंड को देखेंगे तीनों का। ये तीनों का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो क्या है। तो तीनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड माने किससे किससे जो है ये भागा जा रहा है। एक सब में तीनों में है तो एक को लिखेंगे, 2 है तीनों में, 2 को भी लिखेंगे, 3 नहीं है, यहाँ पे 4 हो गया, इसमें 3 नहीं है। ठीक है। 4 है, देखिए ऊपर भी यहाँ भी 4 है, ये 4 को हम लिख सकते हैं। ठीक है। 6 देखिए 6 भी है। उसके बाद 12 देखिए 12 भी तीनों में है, 12 है ना। उसके बाद देखिए 12 के बाद 18 नहीं है तीनों में, 16 भी नहीं है, 24 भी तीनों में नहीं है, 36 भी नहीं है, 48 भी नहीं है, यानी लास्ट 12 हो रहा है। ठीक है। अगर यहाँ पे लास्ट हम लोग भागा दे के देखें, इसलिए यहाँ पे नहीं होगा और आगे। ठीक है। तो 12 तक होगा। तो यहाँ पे अब देखिए वैनिष्ठ गुणनखंड यहाँ 12 तक है, तो सबसे बड़ी जो संख्या है वैनिष्ठ गुणनखंड का वो 12 है। सबसे बड़ी जो संख्या है वैनिष्ठ गुणनखंड का वो क्या है, 12 है। अतः क्या हो जाएगा, यहाँ पे जगह नहीं हो रहा है इसलिए यहीं पे लिख दे रहे हैं। अतः 24, 36 व 48 का मौसा जो हो जाएगा महत्तम समापवर्तक वो हो जाएगा 12। 12 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है। यानी 24, 36 और 48 का मौसा यानी महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, 12। महत्तम माने बड़ा वाला, वैनिष्ठ गुणनखंड में सबसे बड़ा जो होगा। इस जैसे हम लोग लघुत्तम में निकाले थे गुणज, और उस गुणज में जो जो गुणज मैच कर रहा था वैनिष्ठ गुणज, उसके बाद उसमें से देखिए सबसे छोटी कौन थी, तो उसको हम लोग लघुत्तम निकाले। इसमें क्या है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है इसमें देखें कि कौन कौन है उभयनिष्ठ गुणनखंड। तीनों में होना चाहिए, तीनों में, 3 संख्याएं हैं तो तीनों में, 2 संख्या रहेगी तो दोनों में, दो जो संख्याएं मिलेगी उस सबको हम लोग लिखेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में, और सबसे बड़ी जो संख्या होगी वो महत्तम समापवर्तक होगा। क्लियर। ये गुणनखंड विधि से हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे ये भाग विधि। क्या देखेंगे हम लोग, भाग विधि। तो इसको जल्दी से शॉर्ट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे हम लोग, बढ़ा जाए। बढ़े आगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका भाग विधि। ठीक है। भाग विधि में 24, 36 व 48, 24, 36 व 48 जो अभी हमने बनाया था उसी का है। तो इसमें क्या करना है, भाग विधि में भागा देना है। जैसे जो छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या देखिए 3 संख्याएं हैं तो सबसे छोटी होगी, उसके बाद संख्या उससे बड़ी वाली, उससे बड़ी वाली, तो सबसे छोटी वाली संख्या से उससे आगे वाली संख्या को भागा देना है। जैसे 24 से हम देंगे भागा 36 को, तो 2 बार में तो 48 हो जाता है, एक ही बार में जाएगा 24 से कम 24 घटाएंगे हम लोग। ठीक है। 6 में 4 गया तो 2, 3 में गया तो 12 हो गया। अब ये जो शेष आया 12, इसी शेष से जो है ये संख्या को देंगे, जो जिसे हम लोग भाग दे रहे थे ना,
जो उसी संख्या को अब यहाँ पे भागा देंगे। तो 12 दूनी 24। ये तब तक प्रक्रिया चलती रहती है शेष से भागा देने की जब तक जीरो नहीं आ जाता है। तो ये जब दोनों को हम लोग दिए 24 और 36 को, तो इसमें से मेरा 12 जो आया, ये जो 12 है भागफल है ना, तो ये 12 हो गया 24 और 36 का। अब क्या है कि एक मेरा 48 बच गया। तो ये अंतिम जो भागफल है, अंतिम भागफल, अंतिम भागफल बोल रहे हैं, भाजक 12। अभी 12 से जो है हम 48 को देंगे, तो 48 को जब 12 से भागा देंगे तो फिर देखते हैं 12 चौके 48। अब 48 में 48 जाएगा, जीरो हो जाएगा। 48 में 48 घटेगा तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, यानी ये जो अंतिम भाजक हो गया वो 12 ही रहा। ठीक है, अंतिम भाजक जो हो गया वो 12 ही रहा। तो इसलिए जो है, इसलिए 24, 36 व 48 का मौस बराबर हो जाएगा 12। ठीक है, इसका महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, 12। इससे पहले जो हम लोग गुणनखंड विधि से लाए थे उसमें भी 12 ही आया था, और हम लोग विभाजन विधि से जो लाए कि 12 से 48 को हमने भागा दिया, 12 चौके 48 यहाँ पे घटाया तो 48 जीरो हो गया। ठीक है, तो ये अंतिम जो हो गया ये 12 ही बचा मेरा भाजक। तो अंतिम भाजक जो बचेगा वही होगा मौस। समझ आई बात, ये भाग विधि हो गया मौस का, महत्तम समापवर्तक का। आगे बढ़े, इसको ले लिए शॉर्ट। अब देखिए आपको इस तरह से सवाल भी पूछे जाएंगे कि 3/7, 6/13 व 9/11 का लस व मस निकालें। ठीक है, तो ये बट्टा वाला मैं पिछले दिनों ही बता चुका था, उसी समय मैं बताया था कि लस और मस को समझने के लिए जो है एक दिन उसको स्पेशली बताना पड़ेगा, क्या है कि डायरेक्ट यहाँ से मैं बता रहा हूँ तो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, इसलिए वहीं से आया था ये हम लोग का एरर, है ना। देखिए अभी कौन जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है, बाद में लोग टाइट करते हैं। तो चलिए इसका एक फॉर्मूला है कि जैसे जब भिन्न में रहती है कोई संख्या और उसका लस और मस निकालने के लिए बोलता है, तो उसमें करना क्या पड़ता है कि जब 3/7, 6/13 व 9/11 का हम लोग जब लस निकालेंगे तो इक्वल टू क्या हो जाएगा कि ऊपर जो संख्याएं हैं यानी अंश में जो संख्याएं हैं 3, 6, 9 का लस बटा ये 7, 13 और 11, 7, 13, 11 का मौस। ये फॉर्मूला है कि जब इन भिन्नों का हम लोग लस निकालेंगे तो ऊपर वाली संख्याओं का लस बटे नीचे वाली संख्याओं का मौस होता है। अब इसको निकाल के इसका वैल्यू निकालते हैं हम लोग। 3, 6, 9 का लघुत्तम निकालेंगे जितना आएगा ऊपर लिखेंगे, 7, 13 और 11 का मौस निकालेंगे जितना आएगा नीचे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा निकालते हैं इधर रफ में, है ना। तो 3, 6 और 9 का पहले लघुत्तम निकालते हैं, 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अगर हम लोग गुणा करते हैं, है ना, तो हो जाएगा 3 गुने 2 गुने 3 बराबर 3 दूनी 6 तिया 18, यानी ऊपर में हो जाएगा 18 बटे। अब देखिए 7, 13, 11 यहाँ एक दूसरे से भागा तो नहीं जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसका HCF निकालेंगे तो क्या होगा, 7 से भागा देंगे हम लोग 11 को, पहले छोटी संख्या को देंगे, है ना। तो 7 एकम 7, यहाँ पे 11 में 7 गया 4, 4 से देंगे 7 को तो हो जाएगा 4 एकम 4, 3 से देंगे 4 को तो 3 एकम 3। ठीक है, यहाँ 1 हो जाएगा, 1 से देंगे 3 को, 1 तिया 3,
यहाँ 0, यहाँ आ गया कितना 1, अंतिम भाजक आ गया 1। अब इसी 1 से हमको भागा देना है किसको, ये 13 वाला को। देखिए 7, 13 और 11 का निकाल रहे हैं हम, 7 और 11 के बीच निकाले, अब 13 सबसे बड़ी है तो इसी 1 से हम भागा देंगे 13 को, 1 13 ही है, 13 हो जाता है मैंने 0 हो जाता है। तो ये जो अंतिम भाजक हो गया वो 1 हो गया, ये अंतिम भाजक क्या हो गया 1 हो गया, अंतिम भाजक बराबर 1। तो यही हो गया इसका मौसम, इसका क्या हो गया यही मौसम 1 यानी HCF हो गया। ठीक है, तो इसी को यहाँ पे जब 7, 13 और 11 का मौसम कितना आ गया 1, अब 18/1 को हम लोग सीधे 18 भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, इसको उतार लीजिए जल्दी से। फिर इसको जो है आगे मौसम पूछ रहा है, तो मौसम के लिए एक फॉर्मूला है यही वाला सेम, कि 3/7, 6/13 व 9/11 का मौसम बराबर हो जाएगा, अगर क्या होगा ऊपर वाले का मौसम हो जाएगा, यानी 3, 6, 9 का मौसम बटा 7, 13, 11 का लौसम, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब फिर रफ करना पड़ेगा, 3, 6, 9 का मौसम निकालते हैं, पहले 3 से भागा देते, इतना दूर तक हम लोग रफ कर लेते हैं यहाँ पे नीचे, है ना। 3 से हम लोग भागा देते हैं 6 को, 3 दूनी 6 हो गया, 0 हो गया, ये बच गया 3। इसी 3 से जो है हम लोग को 9 को देंगे तो 3 तिया 9, ये भी 0, यानी कुल मिला के जो मौसम होगा वो हो जाएगा 3। तो ऊपर में हमारा लिखा जाएगा इसमें 3 बट्टा, ठीक है, 7, 13 और 11 का लसाअ। देखिए 7, 13 और 11 किसी से भागा नहीं जा रहा, इसलिए इसको पूरा जो है गुणा करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 11 7 77 हो गया, इसको 13 से हम लोग गुणा करेंगे तो 13 7 91 होता है, देखते हैं 7 क्या किसी अर्थ में 2, 7 7 2 9 91, और फिर वहाँ पे 91, 1 9 1 10 9 में 1 9 और 1 10, 1001। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़े, सबको ले लिए। चलिए, अब आपको जो है कभी कभी इस तरह से पूछा जाएगा, कंपटीशन में पूछा जाता है थोड़ा सा हल्का घुमा कर फिरा करके, है ना। और इस तरह के डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मैंने कुछ एक दो को डाला है सैंपल में अभी, हालांकि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बहुत आएंगे जब आप लोग का सबका मैं पहले बेसिक क्लियर कर रहा हूँ। इस तरह से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बहुत सारे बताए जाएंगे और बहुत सारों को सॉल्व किया जाएगा और टेस्ट में भी बताया जाएगा। पर अभी इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ इस टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि जो न्यू लर्नर्स हैं उनके लिए दिक्कत हो जाएगा, है ना। देखिए क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या निकालें जिसे 16, 24 तथा 30 से भाग देने पर क्रमशः 6, 14 वह 20 शेष बचे। ठीक है, तो कहता है वह छोटा छोटा संख्या निकाले। यहाँ तो पहले जान गए, जैसे ही बोला छोटी छोटी संख्या तो समझ लीजिए कि आपको इसका लघुत्तम निकालना है। लेकिन लघुत्तम निकालना है, लेकिन क्या कह रहा है कि वैसी छोटी संख्या निकाले जिसे भाग देने पर क्रमशः 6, 14 व 20 शेषफल बचे। तो आप एक गौर करिए, यहाँ पे जो दिया हुआ है शेषफल, ये भाग देने का है, माने भाजक है, इससे भाग देने का है भाजक है। तो भाजक और शेषफल इन दोनों के बीच जो अंतर हो रहा है देखिए संख्याओं का, तो वो 10 का अंतर होगा। 16 में 6 घटाएंगे 10 होगा, 24 में 14 घटाएंगे 10 होगा। फिर यहाँ पे इसी तरह संख्या देखिए 30 है यहाँ पे, है ना, 30 में 20 घटाएंगे 10 होगा। यानी यहाँ पर जो है प्रत्येक भाजक व उसके संगत शेषफल का अंतर एक समान अर्थात 10 है। ठीक है, तो यहीं से कहानी शुरू होता है कि प्रत्येक भाजक एवं
संगत शेषफल, क्रमशः शेषफल बोल रहा है ना, संगत शेषफल का अंतर 10 है। कितना है? 10 है। तो इसमें क्या हो जाएगा? 10 है मतलब कि अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे जो संख्या होगी वो क्या होगी, तो वो संख्या जो होगी वो इतना का लस यानी 16, 24 तथा 30 का लस लघुत्तम समापवर्तक होगा, और उसमें से जो 10 का अंतर है वो 10 जो है हमारा घट जाएगा। तो 16, 24 और 30 का लघुत्तम समापवर्तक हम लोग निकालेंगे, 16, 24 और 30 का। ठीक है, चलिए निकालते हैं हम लोग, भाग विधि से ही लसन निकालते हैं। 2 से देंगे तो 8 दूनी 16, 12 दूनी 24, 15 दूनी 30, फिर 2 से देंगे तो 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, यहाँ 15, फिर 2 से देंगे, 2 दूनी 4, 2 दिया 6, 15। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से देंगे, है ना, तो 3 एकम 3 और 3 पचे 15। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुना करेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 5। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 5। अब गुना करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से 24 और 24 दूनी 48 और 48 पचे, यानी 48 को 5 से गुना करिए तो कितना होगा, 8 5 40 गुना 8 में 4, 5 और 20 और 4 24, 240 होगा। कितना होगा, 240। 240 में यदि हम 10 घटाएंगे तो यहाँ पे बच गया 230। ये संख्या आंसर होगा। यदि आपको यकीन नहीं है तो इस संख्या को क्या करना है कि आपको बारी बारी से भाग दे के देखिए, ये 230 जो है इस संख्या को 16 से भाग दीजिए, भाग देने पर देखिएगा कि शेष 6 आएगा। 24 से भाग दीजिएगा तो शेष 14 आएगा। 30 से भाग दीजिएगा इस संख्या को तो 20 आएगा। आप भाग दे के चेक कर सकते हैं कि, है ना, तो ये वही आ गया हमारा आंसर कि वह छोटी छोटी संख्या निकाले जिसे इस तरह से भाग देने पर क्रमशः 6, 14 व 20 शेषफल बचे। तो देख लीजिए आप जांच करके। ठीक है, तो ये रहा आंसर। चलिए जल्दी से इसको उतारिए या फिर शॉर्ट लीजिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। आगे बढ़ें। कुछ क्वेश्चन जो है आप लोगों को दिया जाता है, उसको थोड़ा सा आप लोग भी जो है इसको शॉर्ट मारते जाइए, आप घर में बनाइएगा, इसको जल्दी से लीजिए ताकि आपका भी प्रैक्टिस हो सके। और ग्रुप में आप लोग तो भेजते हैं नहीं। इसको भी ले। अगला आ गया, लीजिए इसको। अगला ही है सर, पहले था ये, इसके बाद आ गया ये। और क्वेश्चन है, शॉर्ट लेते जाइए, सभी को लेने दीजिए। आगे बढ़े। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 70 के सभी गुणनखंड कितने होंगे। इसको आप पता करिए कि 70 का जो गुणनखंड सभी होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो 70 का गुणनखंड यानी 70 जो है किससे किससे भागा जाएगा उसको सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। ठीक ना, तो 70 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे, तो एक से तो भागा जाएगा ही, दो से भी भागा जाएगा, 35 दूनी 70 होता है ना, 5 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा, 12 पचे 60 हो जाए ना, तो कितना पचे होगा, 5 से जाएगा लग रहा है, 5 एकम 5, 2 5, अच्छा 14 पचे। ठीक है, 14 से जा रहा है, 7 दहाई 70 ही होता है, 10 से भी जाएगा, 14 से अभी देखा हमने,
ठीक है, 35 दूनी 70 भी होता है और 70 एकम 70 भी होता है। तो कितनी संख्या है? 1 3 4 5 6 7 8। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखते हैं हम लोग 75 के अभाज्य गुणनखंड। देखिए अभाज्य गुणनखंड और ये सीधे जो गुणनखंड है इसमें थोड़ा सा अंतर होता है ना। जैसे अभी जो हमने गुणनखंड निकाला, ये जो गुणनखंड हमने निकाला, ठीक है, ये गुणनखंड और जो अभाज्य गुणनखंड निकलेगा उसको देखिए कैसे निकाला जाता है। अभी थोड़ा सा यहाँ रफली देख लीजिएगा। जैसे हमको 75 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो इस तरह से हम लोग इसको भाग लगातार भाग देते चले जाते हैं छोटी छोटी संख्या से, है ना। तो मान लीजिए 15 पचे 75 हो गया, फिर 5 से देते हैं तो 5 तिया 15 हो गया। यानी इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? अभाज्य गुणनखंड में सबसे छोटी संख्या सबसे पहले लिखते हैं 3 गुने 5 गुने 5। यानी कहाँ पे है ये? बी नंबर में है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, छोटी संख्या से भागा भी देते हैं सबसे पहले, हमने तो डायरेक्ट दे दिया जिससे जा रहा है। जैसे आपको 3 से देना चाहिए था, 25 दिया 75। ठीक है, फिर आप 3 से देते नहीं जाता तो 5 पचे 25, तो 3 गुने 5 गुने 5 एक ही आएगा, जो भी गुना करिएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे पहले छोटी संख्या को ही दिया जाता है। ठीक है, इसको उतार लीजिए। इस तरह से संख्या को अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। फिर यहाँ पे देखिए आप 1200 के गुणनखंड हैं, ये भी अभाज्य गुणनखंड की बात कर रहा है, तो ये इसको आप बना लीजिएगा। इसको आप उतार लीजिए, थोड़ा सा इसको शॉर्ट ले लीजिए। जैसा अभी मैंने बताया उसी तरह बनाना है इसको भी, 1200 का गुणनखंड। ठीक है, ले लिए शॉर्ट। हाँ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए 30 36 तथा 90 के लस तथा मस में अंतर है। अब इसका लघु जो पहले लघुत्तम निकालना है तीनों का, उसके बाद ये तीनों का निकालना है महत्तम, और ये तीनों का जो लघुत्तम आया और उसमें से घटा देना है महत्तम को। ठीक है, जितना आएगा वो आंसर हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा बना लेता हूँ क्योंकि बहुत ही कंफ्यूज हो जाएंगे। ल से निकालना है, मान लीजिए 30 है, 36 है, 90 है। इसको भाग विधि से ही हम निकालते हैं, ल से डायरेक्ट निकालते हैं क्योंकि हमारा ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे नियम कानून क्या है, डायरेक्ट निकालते हैं। 3 से जाएगा, 10 तिया 30, 12 तिया 36, 30 तिया 90। अब ये लगता है यहाँ पे 2 से जाएगा, 2 से भेज देते हैं, बाद में देखा जाएगा। 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 15 दूनी 30। लगता है यहाँ पे 3 से जाएगा, 5 को रहने देते हैं। 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 2 बच गया, और 5 एकम 5। अब गुना करते हैं हम लोग, एलसीएम इक्वल टू ये 3 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 2। 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 पचे 90। कितना होता है? 18 पचे और 90 दुना 100। गड़बड़ है क्या? 180। 180 तो यहाँ हो नहीं रहा है, यहाँ 186 लिखा है, 354 लिखा है, 366 लिखा है, 174। लगता है यहाँ गड़बड़ हो गया। 30 36 90, 3 से 3 दाएँ 30, 12 36, 30 तिया 90, 2 से 6 10 6 12, 15 दूनी 30, 3 3 दूनी 6, 3 पचे 15। ठीक तो है जी। 5 से 5 एकम 5 2 1। 3 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 2। 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 30 बच्चे देख लेते हैं थोड़ा। 3 5 15 3 18, 180 आ रहा है। अच्छा अभी आंसर नहीं आया है, अभी क्या कर रहा है? लहसा और मौसम में अंतर कर रहा है। अभी अंतर कहाँ ढूंढ रहे हैं हम लोग? मौसम भी निकालना है सर।
चलिए, तो सबसे छोटी संख्या 30 से भागा देते हैं हम लोग 36 को। 30 से कम 30, 36 में 6, 30, 6×5 = 30, ये 0 हो गया। 6 में आया, 6 भाजक से। फिर 6 को 90 से भी देख लेते हैं, सीधे करते हैं। 15×6 = 90, 0 आ गया, ये 6, यानी कि यहाँ पे HCF = 6 आ गया। अब क्या कर रहा है, दोनों में अंतर कह रहा है, तो लस तथा मस में अंतर क्या है? तो लस माइनस मस हो जाएगा 180 घटाओ 6 बराबर कितना हो जाएगा, 174। अब आंसर आएगा ना सर? हम लोग वही सामने में ढूंढ रहे हैं आंसर तुरते, तो कैसे मिलेगा? मिलेगा नहीं। यही हो जाता है एग्जाम के समय, हड़बड़ा जाते हैं हम लोग और गड़बड़ा जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मार लीजिए शॉर्ट। चलिए, इस तरह के प्रश्न जो हैं आपसे पूछे जाएंगे कि श्रीमती भाटिया अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में बराबर बराबर 75 पेंसिलें व 60 रबर बांटती है। 75 पेंसिल और 60 रबर बराबर बराबर। उनकी कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थी हैं? ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना विद्यार्थी है? तो इसको ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये आपको मौसा निकालना पड़ेगा 75 व 60 का। 75 व 60 का मौसा बराबर कितना होगा? तो 60 से आप जब भागा दीजिएगा 75 को, तो 60 है कम 60, यहाँ पे गया 15, 60, 15×4 = 60, 0, 15 आ गया, यानी 15 हो गया इसका आंसर। ठीक है, अधिक से अधिक कक्षा में कितना विद्यार्थी था? 15 को था। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शॉर्ट ले लिए। अब यहाँ पे यदि इस तरह का सवाल पूछेगा, छोटी से छोटी संख्या जो 15, हाँ, अच्छा हाँ लीजिए। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसको देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, इसको देखिए। इस तरह का यदि सवाल आएगा कि छोटी से छोटी संख्या जो 15, 25 तथा 30 से विभाजित हो जाती है। 15, 25, देखिए यहाँ पे 15, 25 तथा 30 से विभाजित हो जाती है, तो वो छोटी संख्या कौन है? तो इस तरह का छोटी छोटी संख्या पूछेगा ना, तो कुछ नहीं करना है, इस सब का लसन निकाल देना है, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो इसको लघुत्तम आप लोग निकाल लीजिएगा। 15, 25 तथा 30 का लस बराबर जितना लघुत्तम आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, वो आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक ना? बढ़ते हैं आगे, शॉर्ट लेते जाइए। आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, 6 के प्रथम 5 गुणजों का जोगफल है। 6 के प्रथम 5 गुणज, हमने गुणज क्या बताया था? गुणज किसको बोलते हैं? गुणज और गुणनखंड में बताया था ना। गुणज का मतलब होता है कि वो लगातार संख्या से गुना हो रहा है। 1 से गुना हो रहा है, 2 से गुना हो रहा है, 3 से गुना हो रहा है ना? तो 6 का प्रथम 5 गुणज का पूछ रहा है, तो 6 के प्रथम 5 गुणज कौन सा होगा? तो 6 एकम, पहले 1 से 6 एकम 6, ठीक है, 6 दूनी 12, गुणजों का जोगफल, इसलिए मैं जोड़ रहा हूँ, गड़बड़ाइएगा नहीं।
छः दूनी 12, छः तिया 18, छः चौके 24, छः पचे 20, 5 हो गया प्रथम 5 गुणज, है ना। 1 2 3 4 5 गुणज हो गया। अब इन सबको हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे हम लोग? जोड़ देंगे। तो 12 6 18 और 18 36, ठीक है। 36 और 30 हो गया 66, 66 और 24 हो गया। सोचा सुनात में 6 2 8 और 1 9, 90। यहाँ पे हो जाएगा 90, आंसर हो गया सी 90। इसको ले लिए शॉर्ट, आगे बढ़े। क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड भी होते जा रहा है, बहुत ज़्यादा यदि हो जाता है तो मेमोरी फुल हो जाता है मेरा, इसीलिए मैं थोड़ा दोनों काम कर रहा हूँ। और रिकॉर्ड वीडियो भी मैं आप लोग को भेज देता हूँ इसी को, जिसमें क्या है कि आप लोग को सुविधा हो जाती है ना। देखिए क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4 6 8 12 और 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में दो शेष रहे। देखिए क्वेश्चन को समझिए। यदि पूछेगा ना कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो केवल लघुत्तम समापन तक निकाल दीजिएगा लस। लेकिन कह रहा है प्रत्येक दशा में दो शेष बचे, तो इसका मतलब क्या है कि इसका लस निकाल करके उसमें दो जोड़ देना है। क्या कि दो जोड़ देना है मतलब क्या है, पूरा पूरी भाग में तो खत्म जीरो हो जाता है, लेकिन दो बचल रहने का रहा है मतलब दो जोड़ के रखेंगे तब ना बचल रहेगा, भाग देंगे तो। समझ आई बात। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें कि 4 6 8 12 और 16 का लस, ठीक है। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, दो को जोड़ देंगे, दो को जोड़ देंगे, शेष बचल रह जाएगा, दो जोड़ेंगे तो अब ये 4 6 8 12 और 16 का पहले हम लोग भाग विधि से यहाँ पे रफली रफ में इसको बना लेते हैं। यहाँ पे इधर रफ करते हैं इस साइड में। 4 6 8 12 और 16, दो से जाएगा, दो दूनी 4, दो तिया 6, दो चौके 8, दो छः 12, दो आठ 16। फिर दो से जाएगा, दो एकम दो, तीन नहीं जाएगा, दो दूनी 4, दो तिया 6, दो चौके 8। फिर दो से जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, जो नहीं जा रहा है उसको ऐसे ही उतार दो, ये भी नहीं जाएगा, जाएगा जो है जैसा है, दो दूनी 4। अब तीन से जाएगा, तीन को दो बचा हुआ है, जो जैसा है, तीन एकम तीन, एक तीन एकम तीन, दो को दो। तो यहाँ पे हम लोग लस बराबर क्या लिखेंगे, जो बच गया ये सब उसको गुना कर देंगे एक को छोड़ करके, तो हो जाएगा दो गुने दो गुने दो, तीन को दो है, गुने तीन गुने दो। तो दो दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 दूनी, तो हो जाएगा लस 48। और जो दो मेरा जो जोड़ने का बोल रहा था वो हो जाएगा 2 50। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 50। ठीक है, इसको उतार लीजिए। क्वेश्चन देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन जरा सा हमें प्रत्येक दशा में दो शेष बचे, तो क्रमशः इतना इतना शेष बचे। ठीक है, तो जो क्रमशः जब भी कहेगा ना क्रमशः, हम एक क्वेश्चन बता दिए क्रमशः वाला, तो उसमें आप देखिए कि भाजक और शेषफल में जो क्रमशः बोल रहा है उसमें घटा घटा के देखिए कि सेम है क्या। तो सेम रहेगा तो क्या करना है, जो भाजक वाला खुलासा निकाल करके उसमें से जो है घटाने के बाद जो आया जितना, जैसे हम लोग का क्वेश्चन में 10 आया था शुरू वाला में, 10 घटा दिए थे। शेष रहने की बात करेगा प्रत्येक दशा में, तो दो जैसे शेष यहाँ बता रहा है तो दो को लिखेंगे। चार बोलेगा रहेगा या छः बोलेगा तो छः जोड़ देंगे, पाँच बोलेगा तो पाँच, जितना बचल रहेगा उतना जोड़ के बता देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझना है, बाकी सब बन जाएगा। अभी इजीएस्ट क्वेश्चन, बहुत घुमाने वाला क्वेश्चन भी आएगा आप लोग को, अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन जब हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे तो इसी तरह के क्वेश्चन में लगेंगे, लगातार प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ले लीजिए, थोड़ा शॉर्ट ले लिए, आगे बढ़ें। अब इसके बाद जो है बहुत नज़दीक है हम लोग,
एक लास्ट क्वेश्चन आएगा, उसके बाद इंड किया जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आता है कि दो संख्याओं का लसाअ 1820 है और उनका मसाअ 26 है। यदि एक संख्या 130 हो तो दूसरी संख्या क्या है। तो इसका भी साधारण जो है फॉर्मूला है एक छोटा सा, कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है लसाअ गुने मसाअ। एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। पहली संख्या मेरा क्या है, पहली संख्या दिया हुआ है, एक संख्या 130 दिया हुआ है, दूसरी संख्या मालूम नहीं है, तो पहली संख्या की जगह में जो है 130 लिख देंगे। दूसरी संख्या हमारा मालूम नहीं है, तो दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या ही लिखेंगे। और लसाअ दिया हुआ है देखिए 1820, तो 1820 लिखेंगे। और मसाअ लिखा हुआ है 26, तो यहाँ पे हम लोग 26 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, जब समीकरण में या लिख कर आगे बढ़ते हैं, दो जगह बराबर नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो दूसरी संख्या ये 130 जो है बराबर की इस पार ले जाएंगे, तो यहाँ गुना में है, गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, माने बट्टा में हो जाएगा। अगर जोड़ में रहता तो बराबर की इस पार ले जाते तो घटाव में हो जाता, और घटाव में रहता तो उस पार ले जाते तो जोड़ में हो जाता है ना। हम बताए हैं नियम आप लोग को, उसको भूलिएगा नहीं। उसको भूलिएगा तो पूरा गणित हो जाएगा कचड़ा। 1820 गुने 26, लाइट मेरा गया कट, कोई बात नहीं, आखिरी स्टेज में हम लोग हैं। 1820 गुने 26 है, और ये एक नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, तो इसमें देखिए काम चलाइए। 130 जो है ये नीचे चला आएगा भागा में, ठीक है। अब देखिए एक जीरो कट गया, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 हो गया। अब 182 को 2 से गुना करेंगे, ऊपर में जो बचा हुआ है 182 गुने 2, तो इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4, 18 दूनी 36, 364 हो गया। 364 है सी में। तो इस तरह के सवाल जो है आपको पूछे जाएंगे, जिसके जवाब आपको इसी तरह से बनाने हैं, ठीक है। इसका शॉर्ट ले लीजिए। ले लिए ना। तो आज के लिए जो है बस इतना ही सर। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट डे। आज हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ को बारीकी से हम लोगों ने जाना, ठीक है। तो कैसा रहा आज का क्लास, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। हम्म। हम्म। हाँ, सुन रहे बोलिए। तो बना के रिपीट, तो आप लोग को तो क्वेश्चन देते हैं शॉर्ट, शॉर्ट तो दे देते हैं मैडम, बोलते हैं। हाँ, अच्छा अच्छा, इसी तरह का ना। तो तो अगर जब मैथमेटिक्स बताएंगे ना, तो एक एक क्वेश्चन सेम टू सेम जो है डालते चले जाएंगे, है ना। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ठीक, ठीक है। तो इसका हम क्वेश्चन भी हम लिख करके भेज देंगे, है ना। इसी टाइप का सेम टू, है ना, सेम टू सेम भेज देंगे। हाँ, उसके बाद आप लोग को जो है प्रैक्टिस, ये एक ही तरह का क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराएंगे ना, तो उससे आप लोग को फायदा होगा। आपका सवाल सवाल सही है, ठीक है। और कुछ।
और कोई सर कुछ बोल रहे थे? नहीं मिल रहा है तो गलत भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन बनाने वाला बहुत महारत हासिल है ना। आप बढ़िया से यदि बनाए होंगे तो बढ़िया से जो बनाए हैं वही सही होगा, है ना। लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन सेट होता है ना वो सही रहता है, उसको आप थोड़ा रिपीट एक दो बार देखिए, उसके बावजूद यदि आंसर नहीं मिल रहा है तो समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन भी गलत हो सकता है, कभी कभी आंसर से गलत होता है। ठीक है, तो उसको आप भेजते तब ना हम जानते। आप लोग बना के भेजते नहीं है, खाली स्क्रीनशॉट ले लेते हैं कि उसका आंसर है। हाँ, अभी भेज देते हैं, अभी आज आज जो मिला है उसका ना भेजिएगा। ठीक है। और और कुछ किन्हीं को सवाल करना है बेहिचक कर सकते हैं। और एनीबडी, कोई सर लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं भाई? कहाँ बोले सर? कुछ बोलिए। अरे कुछ कुछ बोलिए महाराज। चलिए, तो आज की क्लास जो है, आज चूंकि हम पहले ही बता दिए लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक छोटा क्लास है। हालांकि इस तरह का टेढ़ा टेढ़ा क्वेश्चन आपको पूछेगा, है ना, कि वह छोटी छोटी संख्या बताइए, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। अभी घुमावदार क्वेश्चन आया नहीं है, हम इसलिए नहीं दे रहे हैं ना कि अभी आप लोग को कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। अभी बेसिक नॉलेज जरूरी है, विशेषकर मैडम लोग को, जो लोग कैलकुलेशन में थोड़ा कच्चा है ना, माइनस प्लस में जो लोग कच्चा है, भिन्न का क्वेश्चन में कच्चा है, उनके लिए और भी डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा नहीं नहीं वो वो तो ठीक है सर। मैथमेटिक्स को धीरे धीरे जो है थोड़ा टफ करते जाएंगे, है ना। तो चलिए, बहुत अच्छा आज का क्लास रहा। और आप लोग का कोई उधर से आ नहीं रहा है एक्सपीरियंस, कुछ नहीं बोल रहे हैं, है ना। इसी तरह जुड़ते जुड़ते रहिए। आप लोग को बेहतर से बेहतर क्लास आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा। आज का अखबार पढ़े आप लोग? आए? आज का अखबार। हाँ, आज टेट से संबंधित आया था। हाँ, 2022 श्योर होगा। अभी से कमर कस लीजिए। और जो लोग आए, 22 को जी, अब 1 महीने बाद 22 आ जाएगा। तो अभी से कवर कर लीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको समझ में आ रहा है। टेस्ट जो आप लोग लिखते हैं ना, टेस्ट आपका इम्प्रूवमेंट लाएगा। टेस्ट सबको लिखिए, उससे पता चल जाएगा कौन कितना पानी में है, कितना पढ़ा है। पढ़ा हुआ क्वेश्चन ही मैं डालता हूँ, ठीक है। और बहुत ही जरूरी है। तो ज्यादा न बात करते हुए, चूंकि ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, इसको फिर जाएगा, आप कहीं गप वाला बात चला गया ज्यादा तो कहेगा देखिए ये लोग गप कर रहा है, ठीक है। तो ये चूंकि लाइव क्लास है इसलिए थोड़ी बात करनी जरूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, नेक्स्ट क्लास में सभी को गुड नाइट। जी जी।